आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ा दी है तुमने मेरी बेकरारी। हो अब हर पल सिंदूरी है, अब हर पल सिंदूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम आपके सामने पेश करते हैं इतिहास का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप अगर रेडी हैं पढ़ने के लिए तो देर किस बात की। सबसे पहले आप नीचे देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लाइक डिसलाइक और बेल आइकन से पहले सब्सक्राइब लाल चमक रहा होगा, लेकिन इन सब चीजों में आपको उलझना नहीं है। अभी सबसे पहले आप इस वीडियो का लगातार शुरू से अंत तक देखें और अंत में जब आपको लगे कि वीडियो आपके काम की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा, लिंक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों की दुआ होगी तो बहुत जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंचेंगे। तो आइए आज से आप अपने परिवार को बढ़ाने में लगे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज का क्वेश्चन कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन 14 विधि उम्र निर्धारण करने की एक विधि है। हर जीवित वस्तु में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 नामक दो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। जब उसकी मृत्यु हो जाती है उस वस्तु की या उस प्राणी की या उस जीव की, तो कार्बन 12 की मात्रा तो स्थिर बनी रहती है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा में कमी, ह्रास या नष्ट होने लगता है। और उसी कार्बन 14 की कमी हुई मात्रा के आधार पर हम किसी भी तत्व का उम्र निर्धारण करते हैं। तो कार्बन 14 विधि किसी भी वस्तु का तिथि निर्धारण करने की एक विधि है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन का ये जवाब आपने सुना। कार्बन 14 विधि क्या है एक बार फिर से बता दो कि सभी जीवित पदार्थों में दो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु का उम्र निर्धारण करते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। और जब उस वस्तु की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 12 की मात्रा स्थिर बनी रहती है और कार्बन 14 की मात्रा में कमी आने लगती है, जिसके आधार पर हम उस वस्तु का उम्र निर्धारण
करते हैं। इसे ही हम कार्बन 14 के विधि के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुरातत्व किसे कहते हैं? तो जान लिया जाए सिंपल सी भाषा में कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत यानी बीते हुए समय के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी पुरातत्व वह विज्ञान, पुरातत्व वह शास्त्र है जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर हम अतीत बीते हुए समय के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम पुरातत्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता होगा कि भारत की सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी जो सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता है, जिसका ज्ञान हमें उसी के आधार पर हुआ है, पुरातत्व के आधार पर ही हमें प्राप्त हुआ है। पुरातत्व में बहुत सारे उपकरण मिल सकते हैं, औजार मिल सकते हैं, धातु मिल सकते हैं, पदार्थ मिल सकते हैं, बर्तन आदि, और इसी के आधार पर हम उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन के स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरातत्व क्या है? पुरातत्व वह शास्त्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम पुरातत्व कहते हैं। आगे है, अगर मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें अथवा हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। आपको जैसा कि पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी और इसमें नगर योजना और भवन निर्माण योजना बड़े ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी, जो आज भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इस योजना का प्रमुख जो आधार था उसकी सड़कें थी जो 4 से 10 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। मुख्य सड़कें जो होती थी वह 10 मीटर तक चौड़ी और गली की जो सड़कें हुआ करती थी वह करीब 4 मीटर हुआ करती थी। प्रत्येक जो नगर था आयताकार खंडों में बटा हुआ था। सड़क बिल्कुल एक सीध में होती थी और जो कि समकोण पर जाकर काटती थी। पक्की सड़कें हुआ करती थी। सड़क के दोनों किनारों पर कुओं का भी व्यवस्था था और नालियों का प्रॉपर व्यवस्था किया गया था। प्रत्येक नगर आयताकार खंडों में बटा हुआ था जिसमें सड़कें प्राय सीधी और चौड़ी होती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के दोनों ओर बाजार और भोजनालय लगते थे। मकानों से गंदा जल निकलने के लिए नालियों की व्यवस्था थी और सारे नगर में छोटी छोटी नालियों का जाल बिछा हुआ था जो कि बड़ी नली में जाकर मिलती थी। जो सड़क गली के दोनों ओर ढकी हुई होती थी और घर से निकलने वाली जो पानी होती थी, जल जो होती थी, छोटी नलियों में गिरती थी और छोटी नलियों से होते हुए बड़ी नलियों में जाकर और अपने गांव से, शहर से दूर गिरा करती थी। और कूड़ा इकट्ठा करने के लिए भी जगह जगह पे कूड़ादान की व्यवस्था की गई थी और समय समय पर सफाई की व्यवस्था था। नालियों में मैनहोल भी निर्माण किया गया था उस जमाने में, जो आज भी हमें सभी सड़कों पर नहीं मिलती है। तो उसकी नगर योजना काफी बेहतरीन थी। इतना ही नहीं, बाढ़ से बचने के लिए वहां पे 7 पोखर इस तरीके से बनाए गए थे, तालाब कि एक तालाब के भरने के बाद दूसरे में पानी जाता था, दूसरे में भरने के बाद तीसरे में जाता था, इस तरीके से, ताकि बाढ़ से भी वो बच सके। तो नगर योजना काफी बेहतरीन थी, लाजवाब थी, जिसके बारे में हम आज भी कल्पना करते हैं। अब हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बारे में। मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। आप सभी को पता है कि वैसे तो हड़प्पा सभ्यता हो या सिंधु सभ्यता जिसे आप कहते हैं, बहुत सारे भवन मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो एक बेहतरीन चीज मिला है उसका नाम है अन्नागार।
मोहनजोदड़ो में ही करीब 46 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। और हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान कोठार खोजे गए। ये दो कतारों में 6 की संख्या में है। ये धान कोठार ईंटों के चबूतरों पर है एवं प्रत्येक का आकार 15x6 मीटर है। अन्नागार में हवा जाने की भी व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि का था। और 2 कतारें जी बनी हुई थी धान कोठार का, जिसमें एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 6 और बीच में गाड़ियों के आने जाने की भी उत्तम व्यवस्था, ताकि आराम से उसमें सामान को निकाला जा सके। और प्रकाश भी आने की उत्तम व्यवस्था, हवा भी आने की उत्तम व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से अन्नागार की व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो में, जो आज तो हम लोग उतना व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। देखिए, मुख्य रूप से हड़प्पा वासी जो थे वो सिंचाई के लिए कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। यानी कुआं, नहर और जल संचय करने वाले जगह जो था वह प्रमुख था सिंचाई के साधनों के लिए हड़प्पा वासियों का। अब सवाल उठता है कि CR-37 से आप क्या समझते हैं? क्या है CR-37, जिसे आप सिमेट्री R-37 बोलते हैं? ये क्या है, या समाधि R-37 करते हैं? तो CR-37 से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में, मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का ये दिशा है, ये है उत्तर, ये है आपका दक्षिण, और ये है आपका पूर्व, और ये है आपका पश्चिम। तो हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण दिशा में, इस दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है, कब्र मिला है, जिसे समाधि R-37 या सिमेट्री R-37 या CR-37 नाम दिया गया है। इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालाक्रमिक विवरण है। इतिवृत्त जो है मुगल राज की संख्याओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना था, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफी परिश्रम से एकत्रित कर वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। आखिर हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसके बारे में प्रकाश डालना। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी सड़क व्यवस्थाएं थी। यहाँ की प्रमुख शहरों में जो सड़कें हुआ करती थी उसकी चौड़ाई करीब 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। गलियां 4 फीट तक चौड़ी होती थी और सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कें पक्की ईंटों का या पक्की सड़कों का निर्माण किया गया था। और इस सड़क के दोनों किनारों पर नालियों का उत्तम व्यवस्था था। उस नालियों में ऊपर से सिलाब से ढका भी गया था और मैन होल का भी व्यवस्था था। कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ा पात्र रखे जाते थे। और मोहनजोदड़ो की एक सड़क पर तो दोनों किनारे पर चबूतरे बने मिले हैं,
संभवतः इन पर बैठकर दुकानदार वस्त्रों की बिक्री किया करते थे। सड़कें जो थी काफी बेहतरीन हुआ करते थे। सड़कें काफी चौड़ी होती थी। गली की सड़कें थोड़ी सी कम चौड़ी हुआ करती थी और सड़कें समकोण प्रकार की थी। बिल्कुल एक सीध में सड़कें बनाई जाती थी और उनके साफ सफाई का भी उत्तम व्यवस्था था। अब सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थलों की खोज हुई थी, जिसे सन 1921 में हड़प्पा नामक जगह की खोज की गई, जो रावी नदी के किनारे था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताएं। हड़प्पा की जो लिपि है उसकी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी और यह आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि वर्णमालीय नहीं थी। इस लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 4 थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और यह जो लिपि है आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई। अगला, हड़प्पा की मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा की मोहरों से हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफी जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों तथा लिपि की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पाई लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। एक क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिले उसके बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में अनेकों भवन मिले हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार वह काफी ही बेहतरीन था। एक लाजवाब भवन का निर्माण किया गया था, इमारत बनाया गया था। यह एक सार्वजनिक भवन था जिसे सार्वजनिक तौर पर उपयोग में लाई जाती थी, जिसका बाहरी क्षेत्र 180 गुण 180 फीट और इस तालाब की आंतरिक लंबाई 39 फीट, 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। इसके चारों ओर काफी बरामदे बने हुए हैं। इस तालाब के पास एक कुआं है जिसका पानी इस तालाब को भरने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तालाब पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। गंदे पानी को निकलने के लिए तालाब में अलग रास्ता था। अनुमान लगाया जाता है कि यह तालाब धार्मिक अवसरों पर नहाने के लिए बनाया गया था और इस तालाब की मजबूती का आधार यह है कि हजारों वर्षों से बिना नष्ट हुए यह लगभग वैसा का वैसा ही बचा हुआ है। तो आज हम आपके हड़प्पा सभ्यता के लिए एक अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं और वह है कि आखिर इतनी बेहतरीन सड़क, इतनी बेहतरीन नालियां, इतनी बेहतरीन बाढ़ से बचाव की सुरक्षा, एक कतार में बना हुआ आयताकार खंड में घर, एक सिस्टम से सारी पद्धति मौजूद, फिर भी कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? क्या वजह थी? आखिर कहां भूल हो गई?
वैसी सभ्यता जो आज भी उस तरह की सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं, आप लोगों को प्राप्त नहीं, इस दुनिया को प्राप्त नहीं है। तो आखिर कैसे पतन हुआ, आखिर कौन सी वजह बनी? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है और आज विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। आखिर किसी को पता नहीं चल पाता कि किस प्रकार से। तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत पेश किए, उनको मैं आपके सामने लाता हूं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण जो है विद्वानों के द्वारा दिए गए। सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई और वर्षा कम होने से कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी। पहला कारण यह बताया गया कि यहां पे वर्षा की मात्रा इतनी कम गई कि वहां पे कृषि करना संभव ही नहीं रहा और पशुपालन में भी कठिनाई होने लगी, जिसके कारण लोग या तो उस जगह को छोड़ के चले गए या बहुत सारे लोग वहीं पे मृत्यु का शिकार हो गए। दूसरा, कुछ विद्वानों के अनुसार इसके पास का रेगिस्तान बढ़ता गया, फलस्वरूप मिट्टी में लवणता बढ़ गई। यानी रेगिस्तान जब बढ़ेगा तो लवणता तो बढ़ेगी ही, नमक की मात्रा बढ़ती गई और उर्वरता समाप्त हो गई। इसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तीसरा कारण है, कुछ लोगों के अनुसार यहां भूकंप आने से बस्तियां समाप्त हो गई। उनका कहना है कि यहाँ पे अचानक भूकंप आया और भूकंप के कारण सारे घर ढह गए और लोग उसी में दबकर समाप्त हो गए। अगला कारण है कि कुछ दूसरों लोगों का कहना है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई और पानी जमा हो गया, इसके कारण लोग दूसरे स्थान पर चले गए। और अंतिम कारण है, यह विचार भी माना जाता है कि सिंधु नदी की धारा बदल गई और सभ्यता का क्षेत्र नदी से दूर हो गया, जिसके कारण भी यह सभ्यता का अंत हो गया। और बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि बाहरी देशों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण भी लोग भाग गए या मारे गए, या महामारी फैल गई, जिसके कारण भी यह सभ्यता नष्ट हो गया। लेकिन विद्वानों में सबसे अच्छा जो प्रतीत होता है वह कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। सबसे बेहतरीन इसका जो जवाब होना चाहिए ही। लेकिन आज तक मतभेद बना हुआ है कि आखिर कैसे इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर सभ्यता का पतन हुआ, तो कैसे हुआ। तो यह आपके लिए इतिहास का एक डिटेल 12वीं कक्षा के लिए मैंने, वैसे तो सारे में ये चलता है, लेकिन मैं 12वीं को परीक्षा को ध्यान में रखकर इस वीडियो को तैयार किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो देर किस बात की, नीचे आपका सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगला पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। लाइक जरूर कर दे, शेयर भी लिंक को करते रहे। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना बेहतर है, क्योंकि ये आपका परिवार, ये आपका सदस्य है, ये आपके साथ रहता है। आपकी हर समस्या को, हर दुख को ये समझता है, आपके बारे में ये बताता है। तो अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करते हुए और लाइक और शेयर लगातार करते रहे। तब तक बी एंजॉय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।